मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 24 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट यानी कि विस्पंद और डॉपलर प्रभाव। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो आपका लेक्चर नंबर 3 है वो आपके इस यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद आपका ये वेव एंड ऑसिलेशन यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले भी हमने 2 यूनिट कंप्लीट करा रखे हैं जिसमें हमने मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स की बात की है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए, हम आपको उस बैच में अलाउ कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हमने और आप मेंशन किया था पिछली क्लास में कि फूरियर एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर वेव। तो ये जो टॉपिक है वो आपके जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस है, वो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। तो उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको कुछ बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप वो सप्लीमेंट्री लेक्चर ही देख लीजिए और उसमें जो फूरियर आपकी कांस्टेंट है A0, AN और BN, बस आप उसकी वैल्यू याद कर लीजिए, वहां से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है ना, बाकी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ सप्लीमेंट्री लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, वहां से वो चीजें पर्याप्त तरीके से तैयार हो जाएंगी। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में हम कुल 20 से 22 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल इन, डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव लागू होता है, यानी डॉपलर इफेक्ट कहां पर लागू होता है, तो कह रहे हैं साउंड में, लाइट में, दोनों में, किसी में नहीं। तो आपने पढ़ा ही होगा डॉपलर इफेक्ट जो है या डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सोर्स या ऑब्जर्वर यानी कि स्रोत या श्रोता के आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन डॉपलर इफेक्ट होता है। मतलब अगर आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ साउंड है और यहां कोई ऑब्जर्वर है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक मूव करने लगे या दोनों के दोनों मूव करने लगे, यानी रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष गति होनी चाहिए, तो ऐसे में इस ऑब्जर्वर को इस सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ लाइट की जो फ्रीक्वेंसी महसूस होती है, जो आभास होता है, वो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। इसी घटना को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो ध्वनि और प्रकाश दोनों के अंदर डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, आप इस बात को ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस भी है, इसको आप याद रखें। तो साउंड और लाइट, इन दोनों के डॉपलर इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ये साउंड जो है वो असिमेट्रिक डॉपलर इफेक्ट शो करता है, असिमेट्रिक। ठीक है ना, और जो लाइट होता है वो सिमेट्रिक डॉपलर इफेक्ट शो करता है, सिमेट्रिक डॉपलर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साउंड में ये चीज मैटर करती है कि आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कि सोर्स मूव कर रहा है ना, यानी कि स्रोत मूव कर रहा है कि श्रोता मूव कर रहा है, ये मैटर करता है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इनको जो आभासी आवृत्ति महसूस होगी वो अलग होगी, और उतनी ही वेलोसिटी से अगर ये मूव करने लगे तब जो इनको आभासी आवृत्ति महसूस होगी वो अलग होगी। यानी कि सोर्स मूव कर रहा है v वेलोसिटी से कि ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये यहां पर मैटर करता है, और दोनों ही केस में आभासी आवृत्ति का मान अलग अलग आता है। इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक बिहेवियर या असिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जबकि लाइट में जब डॉपलर इफेक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मान लीजिए ये ऑब्जर्वर हो गया और ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, दोनों में से कोई भी एक मूव करे v वेलोसिटी से, आभासी आवृत्ति का मान वही निकल के आएगा। चाहे v वेलोसिटी से अगर ये मूव करें तब भी आभासी आवृत्ति वही होगी, और v वेलोसिटी से अगर ये मूव करने लगे तब भी वही आवृत्ति होगी। ठीक है, और इनके हम फार्मूले से आपको बता देंगे इस चीज को कि कैसे ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये असिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक होता है। यानी इसमें सोर्स या ऑब्जर्वर में से कौन मूव कर रहा है ये मैटर करता है, लेकिन इसमें ये मैटर नहीं करता, बस वेलोसिटी कितनी है ये मैटर करता है। ठीक है, और दूसरा एक डिफरेंस और यहां पर आप देखें कि साउंड के केस में जो डॉपलर इफेक्ट होता है, साउंड के केस में जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसमें ट्रांसवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट यहां पर नहीं होता। यानी कि
सोर्स और ऑब्जर्वर के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। वास्तविक यानी रियल फ्रीक्वेंसी और अपारेंट फ्रीक्वेंसी यानी वास्तविक और आभासी आवृत्ति दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो अगर दोनों का मान सेम है इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो साउंड के केस में बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डॉपलर इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होता है, यानी हम कहते हैं कि यहां पर ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट एक्टिव नहीं है या काम नहीं करता है। जबकि लाइट के केस में ऐसा होता है, यहां पर ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट होता है, यानी कि सोर्स और ये जो ऑब्जर्वर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी यहां पर भी अगर आप आकर के देखेंगे तो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी और अपारेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग यहां पर देखने को मिलेगी, यानी एन डैश और एन दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखें। बाकी फेनोमेना तो इसके अंदर भी होती है और इसके भी अंदर होती है, लेकिन ये असिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक होता है। ये ट्रांसवर्स इसमें नेचर नहीं देखने को मिलता है और इसमें ट्रांसवर्स नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, फार्मूला आपको छोटा सा बता देते हैं। जब हम साउंड में डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं तो आभासी आवृत्ति के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है एन डैश इक्वल टू एन, और यहां पर v प्लस माइनस वी ओ और अपान में v प्लस माइनस वी एस। आप देख लीजिए इसी फार्मूले से आप ये बता सकते हैं, कि ये असिमेट्रिक बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रखेंगे तो यहां पर रखेंगे और सोर्स की वेलोसिटी रखेंगे तो यहां पर रखेंगे, तो एक बार ये न्यूमरेटर में है एक बार डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब दोनों ही केस में अलग अलग हमें अपारेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी। जबकि साउंड के केस में अगर आप देखें तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है एन डैश इक्वल टू एन, और रूट के अंदर यहां पर होता है ये कभी यहां पर 1 माइनस वी बाई सी अपान में 1 प्लस वी बाई सी होता है, कभी यहां प्लस होता है और यहां पर माइनस होता है। तो यहां पर देखिए एक ही वी आ रहा है और वो वी क्या है, वो वी है सोर्स और ऑब्जर्वर का एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड यानी कि वेलोसिटी। चाहे सोर्स मूव कर रहा है तभी v की वैल्यू वही रखेंगे और आपका ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वही वेलोसिटी v की वैल्यू रखेंगे। जबकि यहां पर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आ रही, तो इसके हिसाब से अपारेंट फ्रीक्वेंसी का मान भी अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि सारी बातें हमने डिटेल में कर रखी हैं। आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिएगा जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की हुई। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही है कि दोनों में डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव निर्भर नहीं करता। साउंड के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि श्रोता की चाल पर, स्रोत की चाल पर और श्रोता और स्रोत के बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आपने अभी देखना कि साउंड के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसमें अपारेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एन डैश इक्वल टू एन, और यहां पर ये v प्लस माइनस वी ओ ऑब्जर्वर और ये v प्लस माइनस वी एस। ठीक है, ये फार्मूले में आपको दिख रहा है कि ये फार्मूले में क्या क्या आ रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ रही है, सोर्स की वेलोसिटी आ रही है, साउंड की वेलोसिटी आ रही है, और अगर मीडियम मूव कर रहा है मतलब एयर मूव कर रहा है साउंड के डायरेक्शन में या साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में तो यहां प्लस या माइनस डब्ल्यू भी आपको मिलता है, यानी कि एयर की स्पीड भी प्लस या माइनस हो सकती है, यानी मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। बस इसके अलावा बाकी कोई चीज मैटर नहीं कर रहा है। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है। तो इन्होंने यही पूछा था किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहे हैं कि एक तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है तो इसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस भाग में स्थानांतरित या विस्थापित होंगी। अ स्टार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अर्थ इन विच रीजन इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी शिफ्टेड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कि इसमें कह रहे हैं कि एक जो तारा है वो पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये पृथ्वी हो गया सपोज, ये एक तारा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। आपको पता है जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस घटती है, जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस घटती है, ऐसे केस में आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा होता है, यानी अपारेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। और इसका उल्टा भी आप देख लीजिए, जब भी डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसे में एन डैश का मान मतलब आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से कम होता है। यानी कोई भी सोर्स अगर हमारे नजदीक आ रहा है तो हमें उसकी आवृत्ति ज्यादा महसूस होगी रियल वैल्यू से, और दूर जा रही है तो कम महसूस होगी। अब ये किस केस में हम बात कर रहे हैं, लाइट के केस में कि साउंड के केस में, तो ये दोनों के केस में, ये दोनों के केस में। यही तो डॉपलर इफेक्ट है,
तो डॉपलर इफेक्ट लाइट और साउंड दोनों में होता है, इसलिए ये वाली बात दोनों के केस में लागू। बस उनका जो क्वालिटेटिव अगर बिहेवियर देखे ना, क्वांटिटेटिव तो ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव तो ठीक है, उनका जो क्वांटिटेटिव अगर वैल्यू देखा जाए डॉपलर इफेक्ट का, तो वो क्वांटिटेटिवली अलग अलग है, लेकिन क्वालिटेटिवली देखा जाए तो ये दोनों एक ही तरह का इफेक्ट यहां पर शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह है कि सोर्स जो है लाइट का सोर्स है और वो हमारे नजदीक आ रहा है, तो स्पेक्ट्रम किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो हमारे नजदीक आ रहा है यानी डिस्टेंस घट रहा है, और डिस्टेंस घटेगा तो इसका मतलब अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी इसका मतलब अपारेंट वेवलेंथ रियल वेवलेंथ से कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना v इक्वल टू होता है n इंटू में लैम्डा, यानी n इज इक्वल टू v अपान में लैम्डा, यानी कि n प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर आभासी आवृत्ति बढ़ रही है तो आभासी तरंगदैर्घ्य घटेगा, तो लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा। और इससे आप ये बोल सकते हैं कि देखिए व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है आपको पता है ये वायलेट से लेकर के रेड तक होता है, और ये वेवलेंथ के बढ़ने का ऑर्डर होता है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसमें रेड का है और सबसे कम वायलेट का है। तो अगर ये सोर्स हमारे नजदीक आ रहा है इसका मतलब कि जो वेवलेंथ है वो लगातार क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ है वो लगातार घट रहा है, और वेवलेंथ लगातार घटने का मतलब कि जो उसका स्पेक्ट्रम हम ले रहे हैं वो स्पेक्ट्रम लगातार वायलेट कलर की ओर शिफ्ट होगी, है ना, वायलेट कलर की ओर शिफ्ट होगी। वायलेट या यहाँ पर कई बार ब्लू भी नाम दिया जाता है विबग्योर के अकॉर्डिंग, तो वायलेट या ब्लू कलर की ओर इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो शिफ्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी यानी कि, ठीक है ना। तो अगर कोई सोर्स हमारे नजदीक आ रहा है तो उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होती हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, इसी घटना को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है कि अगर कोई सोर्स हमसे दूर जाए, तो सोर्स अगर हमसे दूर जाने लगेगा तो जो आभासी आवृत्ति का मान है वो वास्तविक आवृत्ति से क्या हो जाएगा, कम। और अगर आवृत्ति कम हो रही है तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। और वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब कि अगर हम उसका स्पेक्ट्रम लें तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं इस स्पेक्ट्रम स्केल पर किधर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी, वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कि इधर की तरफ, ये वेवलेंथ की बढ़ने का ऑर्डर है, नहीं रेड की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। ठीक है ना, तो दो तरह की घटना होती है, एक होती है ब्लू शिफ्ट और एक होता है रेड शिफ्ट। तो अगर वो अप्रोच कर रहा है तो रेड शिफ्ट, अगर वो दूर जा रहा है तो ब्लू शिफ्ट। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, अगर वो दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट और नजदीक आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ऑल गैलेक्सीज शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड पार्ट, है ना, रेड पार्ट की तरफ ये शिफ्ट हो रही हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट द शेप ऑफ यूनिवर्स इज, अगर गैलेक्सीज का जो स्पेक्ट्रल लाइन है अगर वो रेड पार्ट की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी रेड शिफ्ट हो रहा है, तो इसके बेसिस पर हम यूनिवर्स के शेप के बारे में क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है रेड शिफ्ट होने का मतलब क्या, कि ऑब्जर्वर से ये जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा यानी फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, यानी वेवलेंथ बढ़ रहा होगा। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या, कि वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम जो है वो रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रहा होगा, जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो रेड शिफ्ट की घटना होने का मतलब कि सोर्स या गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और सोर्स या गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है यानी कि पूरा यूनिवर्स हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। गैलेक्सीज को पूरा लेते हुए हमारा पूरा यूनिवर्स होता है, अगर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है इसका मतलब पूरा यूनिवर्स हमारा बड़ा हो रहा है, यूनिवर्स का जो शेप है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक तारा 10 के घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी से दूर जा रहा है तो 5700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली स्पेक्ट्रमी रेखा में कितना विस्थापन होगा। ठीक है ना, यानी कि अ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ विथ वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, अ शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ 5700 एंगस्ट्रॉम विल बी। और ये जो यहां पर शिफ्ट या ये विस्थापन ये पूछ रहे हैं, सोर्स के नजदीक या दूर आने पर जो वेवलेंथ में शिफ्ट होता है, कम या ज्यादा का जो शिफ्ट होता है, चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर विस्थापन। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डॉपलर विस्थापन। तो डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट के लिए एक फार्मूला होता है, सप्लीमेंट्री लेक्चर में इसको मेंशन किया गया है, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू V/C और इनटू में ये है डॉपलर शिफ्ट का फार्मूला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में V की वैल्यू गिवन है, यानी कि सोर्स की स्पीड दिया हुआ है
और लैम्डा उसका जो रियल वेवलेंथ है वो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। सी की वैल्यू पता ही है आपको, ये हो गया 10⁵ MKS में दिया हुआ, और ये हो जाएगा 3 × 10⁸, और वेवलेंथ दिया हुआ 5700 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, और इन दोनों का यूनिट अपना सेम था, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, ये पूरा आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 19। यहाँ पर 2 जीरोज हैं और 2 जीरोज ये और 5 ये, 10⁷ बनेगा और ये 10⁸, यानी कि यहाँ पर एक 10 बचेगा और यहाँ 19, और 19 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.9, और उसके बाद आंसर हो जाएगा क्या, एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, यानी 1.9 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना वेवलेंथ का चेंज हो जाएगा, रियल वेवलेंथ और अपारेंट वेवलेंथ के बीच में इतना डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो आसान, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विस्पंद की घटना कहां होती है, यानी बीट्स का बनना जानते हैं। जब दो लगभग समान फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होते हैं, तो किसी टाइम पर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम और किसी टाइम पर होती है मिनिमम। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं राइज, और जो मिनिमम होती है उसको बोलते हैं फॉल, और एक राइज और एक फॉल को मिलाकर के होता है, बनता है क्या, एक बीट या एक विस्पंद। तो विस्पंद की जो घटना होती है वो कहां पर होती है, साउंड के अंदर। और विस्पंद की घटना होने के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशन है, ये आप याद रखें कि दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच में एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। दो साउंड वेव लेना होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल हुआ तब भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तब भी ठीक नहीं है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर बिल्कुल सेम हो गई, तो यहां पर बीट्स की फिनोमेना नहीं होगी, बल्कि इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरफेरेंस की फिनोमेना। इंटरफेरेंस होने लगेगा, व्यतिकरण होने लगेगा, बिल्कुल समान आवृत्ति होने पर। ठीक, और दूसरा यह है कि अगर बहुत ज्यादा भी गैपिंग हो गई, अगर N1 और N2 के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा इन द सेंस 10 से ज्यादा हो गई, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बीट्स बनते तो हैं बट हमें सुनाई नहीं देते, हमें सुनाई नहीं देते। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बीट्स बनने के लिए जरूरी है कि दोनों साउंड के जो वेव है या साउंड सोर्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, और ये साउंड के अंदर ही घटना देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं कि बीट्स उत्पन्न करता है, होता है किसकी वजह से, कौन सी घटना की वजह से बीट्स बनते हैं या विस्पंद बनते हैं। तो पीछे एक्सप्लेन कर दिया हमने, ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये सब नहीं है, बल्कि बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ये याद रखिएगा, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो ध्वनि तरंगे होनी चाहिए और उन दोनों तरंगों के बीच की जो आवृत्ति होनी चाहिए उसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बिल्कुल इक्वल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, और हमने सिर्फ इसलिए यहां पर क्वेश्चंस को ले लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छे से और रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री लेक्चर्स नहीं देखते हैं, ये बात मुझे पता है। तो अगर आप सीधे इस न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आधी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, जबकि एक्चुअल में जो भी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये चीज लैग कर रही है या इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं पता चल पा रहा है, वो सारी चीजें हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री लेक्चर ही देखना चाहिए, है ना। ज्यादा बेनिफिट सप्लीमेंट्री लेक्चर को देखने से है, इसको देखने से नहीं। यहाँ तो हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम आए, बाकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, प्रॉपर्टीज क्या है, फार्मूले क्या है, और कहां कहां आप चीजों को आपको ध्यान रखना, वो सब हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, नोट्स में लिख करके आपको दे चुके। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए कि यदि समान आवृत्ति वाली, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव हैं और सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, सुपर इंपोज कर रही हैं, तो क्या बनेगा। अगर हम वेव लेते हैं और दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कह रहे हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आकर के एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, तो क्या बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप कुछ चीजों को आप यहां पर ध्यान रखें, एक एक करके हम सबका नाम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले ये कि अगर दो वेव ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं, तो यहां पर घटना होती है इंटरफेरेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। ठीक है ना, व्यतिकरण की घटना होती है। दूसरा, अगर दो साउंड वेव हैं
और ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं, तो ये बनाती हैं स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव, जिसको हम बोलते हैं अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग आपने पीछे के लेक्चर्स में, सप्लीमेंट्री लेक्चर्स में पढ़ा होगा, तो आपको पता चला होगा कि जब कोई एक वेव ऐसे जाती है और किसी यहां पर मीडियम से किसी बाउंड्री से इधर से टकराती है और टकरा करके वापस आती है, तो ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि टकराने के बाद फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करती हैं और यहां पर एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंग बन जाता है, जो इस मीडियम में आपको लगेगा कि यहीं पर रुका हुआ है स्टेशनरी स्टेट में। ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे बिल्कुल एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, इनके ओवरलैपिंग से बनता है क्या, स्टैंडिंग वेव। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ओवरलैप कर रही हैं तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा ये है कि अगर दो सेम डायरेक्शन में ओवरलैप करने वाली तरंगे हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, n1 माइनस n2, एक बहुत ही स्मॉल नंबर आ रहा है, तो ऐसे केस में इनके सुपरपोजिशन से क्या बनता है, बीट्स बनता है या फिर विस्पंद बनता है। तो अब आपसे एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी एक का केस पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गए आपके, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली अधिकतम विस्पंद आवृत्ति है। विस्पंद आवृत्ति का मतलब क्या होता है, विस्पंद आवृत्ति या बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रहा है, या मैक्सिमम इंटेंसिटी को यहां पर वर्ड यूज किया जाता है राइज, और मिनिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं फॉल। आप ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, नंबर ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी बार मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिला है, जिसको हम फॉल बोलते हैं, इनकी संख्या को भी हम बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी जितनी बार देखने को मिलती है राइज, उसको भी हम बीट्स बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी घटना में जब इनका बीट्स वाला घटना होती है, तो जितनी बार राइज होता है उतनी ही बार फॉल होता है। तो आपको दोनों में से कोई भी अगर एक पता चल जाए, किसी भी एक का नंबर पता चल जाए, तो इसका मतलब कि उतना ही राइज होगा, उतना ही फॉल होगा, और एक राइज और एक फॉल का जो पेयर होता है उसको हम एक बीट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड में जितनी बीट्स बनती हैं, यानी जितना राइज होता है, जितना फॉल होता है, उसको हम बीट्स फ्रीक्वेंसी या फिर विस्पंद आवृत्ति बोलते हैं। और ये बीट्स फ्रीक्वेंसी या विस्पंद आवृत्ति किसके बराबर होता है, तो दोनों सुपर इंपोज करने वाली वेव या तरंगों की आवृत्ति के डिफरेंस के बराबर, यानी कि n1 और n2 के डिफरेंस के बराबर। अब हो सकता है n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा, हो सकता है n1 की वैल्यू n2 से ज्यादा है, इसलिए हमने लिख दिया यहां पर क्या, पॉजिटिव डिफरेंस। यही जो चीज है इसी को हम बोलते हैं क्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, विस्पंद आवृत्ति। ठीक है ना, 1 सेकेंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या। तो मनुष्य जो है वो अधिकतम 1 सेकेंड में अगर 10 विस्पंद बन रहा है तभी वो सुन सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि n1 और n2 का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी विस्पंद फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, यानी यह कह लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसीज का अंतर कम होना चाहिए। अगर 10 से ज्यादा का अंतर हुआ, 10 से ज्यादा का अंतर हुआ, तो विस्पंद की घटना तो होगी, विस्पंद तो बनेंगे फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर, लेकिन आपको सुनाई एक भी नहीं देंगे। ठीक है ना, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि n1 माइनस n2 इज ग्रेटर देन 10, तो विस्पंद तो बनेगा, लेकिन अगर हम कहें नंबर ऑफ विस्पंद हर्ड, सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या, तो सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलिए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विस्पंद तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ये कई फार्मूला इसमें n1 माइनस n2 आपको याद रखना है। इसके अलावा मैक्सिमम इंटेंसिटी किस किस टाइम इंटरवल पर मिलता है और मिनिमम इंटेंसिटी किस किस टाइम इंटरवल पर मिलता है, बस इतना याद रखना है, पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूसेस 2 बीट्स इन 0.4 सेकेंड व्हेन दे साउंडेड टुगेदर, बीट्स फ्रीक्वेंसी इज।
दो ट्यूनिंग फोर्क लिए गए हैं और इनको वाइब्रेट कराने से जो बीट्स बन रहे हैं वो बीट्स कितने बन रहे हैं, 2 बीट्स बन रहे हैं 0.4 सेकेंड में। 0.4 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, तो आपको निकालना है बीट्स फ्रीक्वेंसी। और बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकेंड में कितना बीट बन रहा है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 0.4 सेकेंड में 2 बीट अगर बन रहा है तो अगर हम यहां से निकालें एक सेकेंड में कितना बीट बनेगा, तो एक सेकेंड के लिए हो जाएगा 2 अपान में 0.4, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 20/4 यानी कि 5। और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जो 5 आ गया, इसी को हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड में ये है, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। यही है आपका क्या, बीट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में बनने वाले बीट्स की संख्या आप निकाल लीजिए, वही बीट्स फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, वही बीट्स फ्रीक्वेंसी, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, तो 5 हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि 2 साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ 2 साउंड प्रोड्यूस किए गए, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, f1 और f2। टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज विल बी। 2 लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच का टाइम इंटरवल बताना है। मतलब जब 2 साउंड एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इनके सुपरपोजिशन से क्या होता है, इनके सुपरपोजिशन से बनते हैं बीट्स, यानी कहीं पर राइज कहीं पर फॉल, कहीं पर राइज कहीं पर फॉल, कहीं पर राइज कहीं पर फॉल। एक राइज और एक फॉल को मिलाकर के क्या बनता है, बीट्स बनता है। एक राइज और एक फॉल को मिलाकर के बीट्स बनता है, इसको एक बीट बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 अधिकतम तीव्रताओं, अगर ये है एक राइज है एक राइज ये है, तो इसके और इसके बीच का टाइम गैप आपको बताना है, टाइम गैप बताना है, किस टाइम पर ये हुआ था, किस टाइम पर ये हुआ था, इनके बीच का टाइम डिफरेंस क्या। या फिर ये वाला राइज ले लीजिए और ये वाला राइज ले लीजिए, ये वाला टाइम डिफरेंस बताना है। तो आप चाहे इसका लीजिए इसका लीजिए किसी का भी लीजिए, तो ये टाइम डिफरेंस हर बार सेम ही आता है, ठीक है। और इसके लिए आप ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अगर हम बात करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां कहां मिलता है, किस किस टाइम पर मिलता है, किस किस टाइम पर मिलता है, जिसको हम राइज बोलते हैं। तो राइज के लिए टाइम इंटरवल निकालने के लिए पहले आप टाइम याद कर लीजिए, तो टाइम इंटरवल यहां से मिल जाएगा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर राइज मिलता है। और अगली बार कहां पर ये मिलता है, अगली बार मिलता है 1 अपान n1 माइनस n2, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1 माइनस यहां पर f1 माइनस f2 कर दीजिए, है ना, 1 अपान f1 माइनस f2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है यहां पर आता है 2 अपान f1 माइनस f2। और नेक्स्ट आता है आपका 3 अपान f1 माइनस f2। नेक्स्ट आता है 4 अपान f1 माइनस f2 एंड सो। इस टाइम पर इस पॉइंट पर आपको राइज देखने को मिलेगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को, है ना। अब आपसे अगर ये 2 लगातार राइज के बीच का टाइम गैप चाहिए तो किसी भी 2 का डिफरेंस निकाल लीजिए, किसी भी 2 का डिफरेंस। तो किसी भी 2 का अगर डिफरेंस आप निकालेंगे, चाहे आप इसका डिफरेंस लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लगातार लेना है, पहले और तीसरे का नहीं, लगातार लेना है। तो जब भी आप यहां पर डिफरेंस करेंगे तो आपको यही मिलेगा 1 अपान f1 माइनस, और ये है 2 लगातार मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच का टाइम इंटरवल 1 अपान f1 माइनस f2, 1 अपान f1 माइनस f2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर आपसे यहां पर ये पूछे होते, अगर ये आपसे यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच का टाइम गैप पूछने की बजाय मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पूछते, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि सवाल ये भी तो हो सकता है मैक्सिमम की बजाय ये मिनिमम पूछ लें। तो मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम फाल बोलते हैं, उसके केस में टाइम गैप का फार्मूला है, किस किस टाइम पर होता है। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर राइज होता है, फिर अगला एक टाइम आता है t इक्वल टू 1 अपान 2 n1 माइनस n2, इस वाले टाइम पर फाल होता है। ये राइज वाला पॉइंट हो गया, ये वाला टाइम यहाँ पर 0, और उसके बाद ये जो फाल हुआ है इसका ये टाइम ये। फिर अगली बार अब क्या होगा, राइज, और किस टाइम पर राइज होगा, ये वाला टाइम है। तो ये राइज, ये फाल, ये राइज। अब अगला फाल जो आएगा वो कहां पर आएगा, वो फाल आएगा आपका 3/2 n1 माइनस n2। तो 1 अपान 2 n1 माइनस n2, 3/2 n1 माइनस n2, फिर आएगा 5/2 n1 माइनस n2, फिर आएगा 7/2 n1 माइनस n2। इस तरीके से आपको n1 n2 या f1 f2 कर लीजिए आप इसको। तो इस टाइम पर आपको फॉल देखने को मिलेगा।
और ध्यान से अगर देखें तो इस राइज और इस वाले राइज के बीच में ये वाला टाइम एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये 1/f1-f2 है और ये 1/2f1-f2, यानी इसका आधा। तो 0 से ये जितना भी टाइम पूरा इंटरवल है उसके बिल्कुल आधे के, मतलब बिल्कुल इसके बीच में ये वाला केस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दो लगातार राइज के बिल्कुल बीच में ये फॉल है। और अब देखिए 1/2 यानी ये हो गया ना, राइज फॉल राइज। अब इस राइज के बाद यहां पर है 2/f1-f2, ये 2 है, लेकिन ये देखिए 3/2 मतलब 1.5 है, मतलब इस 2 से पहले ये 1 है, ये 2 है और ये 1.5 है, मतलब ये आपको यहां पर फॉल देखने को मिलेगा। तो राइज फॉल राइज, फिर अगला फॉल यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट राइज एंड फॉल मिलते हैं। और इसकी भी अगर गैपिंग आप निकालेंगे, वही गैपिंग निकल के आ रही है 1/2n1-n2, 3/2n1-n2। आप इसका डिफरेंस करिए, आप इसका डिफरेंस करिए, आप इसका डिफरेंस करिए, फिर से वही निकल के आएगा 1/n1-n2 या 1/f1-f। तो दो लगातार राइज या दो लगातार फॉल के बीच का आप गैपिंग निकालेंगे, टाइम गैप निकालेंगे, तो ये टाइम गैप हमेशा सेम ही निकल के आता है और वो आता है 1/n1-n2, यानी 1 बीट्स फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। तो 1/f1-f2। अच्छा, इसमें एक और सवाल बन सकता है कि अगर आपसे एक राइज और एक फॉल के बीच का टाइम गैप पूछा जाए, दो राइज के बीच का सेम है, जितना आ रहा है उतना ही दो फॉल के बीच का भी आ रहा है, लेकिन अगर आपसे एक राइज और एक फॉल के बीच का टाइम गैप पूछा जाए तो कितना होगा। तो आप देख लीजिए, पहला राइज और पहला फॉल, पहला राइज बना है 0 पर और पहला फॉल बना है 1/2n1-n2 पर। तो इस राइज और इस फॉल के बीच का गैपिंग कितना, 1/2n1-n2। या फिर पहला फॉल और दूसरा राइज है, इसके बीच का आप गैप निकालिए, ये है 1/f1-f2 और ये है 1/2n1-n2 या f1-f2, इनके बीच का भी गैप करेंगे तो वही आएगा 1/2f1-f2, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं, अगर आपको राइज और राइज के बीच का टाइम गैप निकालना है तो 1/f1-f2, अगर आपको फॉल और फॉल के बीच का टाइम गैप निकालना है तो 1/f1-f2, और अगर आपको राइज और फॉल के बीच का टाइम गैप निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा f1-f2, मतलब इसके आधे के बराबर। ये है कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, आंसर भी मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। थियरी में तो ये सारी बातें हुई हैं, इसको हमने एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से डिराइव भी किया हुआ है कि कैसे ये कंडीशन निकल के आती है कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रख करके, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहे हैं कि 380 हर्ट्ज और 384 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली दो ट्यूनिंग फोर्क ली गई हैं और ऐसे केस में 4 बीट पर सेकंड सुनाई देते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद कितने समय बाद मिनिमम इंटेंसिटी सुनी जाएगी, है ना। यानी ये कह रहे हैं कि टू ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 380 हर्ट्ज एंड 384 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग आफ्टर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी विल बी हर्ड, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी आप लिख लीजिए n1 और n2, आपको दिया हुआ है n1 300 कितना है, ये 80 हर्ट्ज है, और दूसरा है n2 384 हर्ट्ज है, और बीट्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बीट्स फ्रीक्वेंसी इसके गैपिंग से आता है, n1 - n2 करने से आता है, और वो साफ साफ दिख रहा है कितना आ रहा है 4, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, n1 - n2, यही है आपका क्या बीट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बीट्स फ्रीक्वेंसी हो गया। अब कह रहे हैं कि मैक्सिमा के बाद कितनी देर बाद मिनिमा होगा, या राइज के कितने टाइम बाद मिनिमा फॉल होगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच की जो टाइम गैप है, यानी राइज एंड फॉल के बीच का जो टाइम गैप होता है वो होता है 1/2, और यहां पर फार्मूला हो जाएगा n1 - n2, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। और फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आप चाहे निकालें यहां से, वो भी आप निकाल सकते हैं, 4 आएगा, और क्वेश्चन में दिया भी है बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना 4, बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब n1 और n2 का डिफरेंस, यानी ये वाली वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब यहां से आंसर आ जाएगा 1/2 × 4 यानी 1/8 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक राइज और एक फॉल के बीच का गैप होता है 1/2 बीट्स फ्रीक्वेंसी, और बीट्स फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये हो जाएगा 1/8 सेकेंड, ठीक है ना, 1/8 सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपसे ये पूछते हैं कि एक मैक्सिमा के बाद अगला मैक्सिमा कितनी देर बाद आएगा, यानी दो राइज के बीच का टाइम गैप 1/n1 - n2 कर देते, यानी 1/4 सेकेंड हो जाता, या दो फॉल के बीच में दो मिनिमा इंटेंसिटी के बीच का टाइम गैप पूछते तो 1/4 सेकेंड आता, बट राइज एंड फॉल के बीच का उसका आधा हो जाता है, 1/8 हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें कह रहे हैं कि टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.0 मीटर आर मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी
प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड, यानी बीट्स फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 2 है, ऑन सुपरपोजिंग स्पीड ऑफ वेव इज, दो वेव है और उस वेव का वेवलेंथ दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ, और ये दोनों की दोनों वेव सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, वही वेलोसिटी आपको पता कर, ठीक है। तो देखिए, अगर दो वेव की वेवलेंथ के बीच में बहुत ही स्मॉल, दो वेव की वेवलेंथ के बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, इसका मतलब उसके फ्रीक्वेंसीज में भी बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा, और ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। बीट्स फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। n1 की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो आपको पता है v इज इक्वल टू होता है n इंटू में लैम्डा, वेव की वेलोसिटी बराबर वेव की फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ। तो यहां से आप चाहे तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा v अपान लैम्डा। दो वेव हैं, पहले वेव के लिए अगर बात करें तो पहले वेव की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू, स्पीड दोनों की सेम है इसलिए v और लैम्डा दोनों का अलग है तो ये लैम्डा 1, और n2 इक्वल टू हो जाएगा v अपान में लैम्डा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को आप यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा v बाई लैम्डा 1 माइनस v बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। वैल्यू रख दीजिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की, तो यहां पर वेवलेंथ है और v को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2, यानी 1 अपान 2 और माइनस में 1 अपान 2.02 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी कि 0.02 और अपान में हो जाएगा दिस इंटू दिस यानी 2.02 इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट पर डेसिमल, इसमें भी 2 पॉइंट पर डेसिमल, हम चाहे तो इस डेसिमल को हटा सकते हैं, ये 2 बन जाएगा और ये 202 बन जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 202 इंटू 2 करेंगे तो 404 हो जाएगा, जो कि इधर चला जाएगा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 404 मीटर पर सेकेंड, 404 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक बात याद रखना है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ठीक है ना। बस इसी फ्रीक्वेंसी में आपने वेलोसिटी और वेवलेंथ के टर्म में फार्मूला रख के सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन करना है सिंपल सा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, ये देखिए डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से कि अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज टाइड टू द एंड ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन at an angular velocity of 20 radian per second. What is the frequency range of sound heard by a listener standing far away? और velocity of sound जो एयर में यूज करना है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। यानी ये सिचुएशन क्या कह रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसकी रियल फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज और उसको एक धागे में बांधा गया जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसमें बांध करके उसको जिस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं वो वेलोसिटी है कितनी, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि लिसनर या ऑब्जर्वर उस साउंड को जब सुनेगा तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा या महसूस करेगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी महसूस करेगा, इसका रेंज बताना है कहां से लेकर के कहां तक, ठीक है। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ स्पेशल केसेस यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब भी कभी आपका ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स ऑफ साउंड जो है, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो है n डैश इक्वल टू n और ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी ओ और अपान में v प्लस माइनस वी एस। बाकी इसमें से कौन सा फार्मूला कौन सा केस हमें लेना है वो तो हम सिचुएशन में देखेंगे, कौन रेस्ट में है, कौन मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सारी बातें होती, ठीक है। दूसरा केस आप देखिए, दूसरा केस ये है कि अगर सपोज हमारा ऑब्जर्वर कहीं पर रुका हुआ है और जो हमारा सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहा है और ऐसा मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके साथ कुछ एक एंगल बना रहा है, यानी आप ये केस कंसीडर कर सकते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन का केस है। यहां पर देखिए एक सोर्स ऑफ साउंड है, यहां पर वही सोर्स ऑफ साउंड इसमें घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, सेंटर से धागे से बांधा गया है इसको, और ये जब ऐसे ऐसे घूम रहा है उस टाइम जब ये आपका सोर्स ऑफ साउंड यहां पर आ गया तो देखिए इस सोर्स की वेलोसिटी का ये हो गया डायरेक्शन vs, और अगर इसके साथ देखा जाए तो इसके साथ क्या है, इसके साथ ये एंगल कुछ बना रहा है थीटा। तो ऐसे में हमें अब फार्मूले में ये जो फार्मूला हम यहां यूज करेंगे उस फार्मूले में हम vs नहीं रखेंगे बल्कि vs का वो कंपोनेंट रखेंगे जो कि इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है, यानी कि vs cos थीटा, ठीक है ना। ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में पहुंचने वाले साउंड का कंपोनेंट लिखना होगा हमें, तो ये फार्मूला अब मॉडिफाई हो जाएगा और साथ में हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो vo की वैल्यू 0 हो गई,
तो इसके लिए अगर फार्मूला हम देखें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा n डैश इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट में होता है v की जगह पर v और प्लस माइनस v हो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो जीरो है, और अपान में आएगा v प्लस माइनस तो डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद जहां vs आता था उस vs की जगह पर क्या लिखना होगा, vs cos थीटा, vs cos थीटा। और अब इसमें अगर प्लस और माइनस की बात कर लें कि कब यहां पर प्लस होगा और कब यहां पर माइनस होगा, देखिए यहां पर जब ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, इस टाइम ये सोर्स ऑफ साउंड इसके नजदीक आता हुआ महसूस हो रहा है, मतलब यहां से ये नजदीक आ रहा है, और इस टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर ये कंडीशन जो बन रही है उसमें इसको सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी महसूस होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, है ना। और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, देखिए अब ये नीचे जाएगा तो इसका ये मतलब अभी ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे जाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ जाने लगेगा, इसका बहुत कम हिस्सा इधर पहुंच पाएगा, है ना। इसके बाद यहां पर पहुंचेगा ज्यादातर इधर चला जाएगा और कम इधर पहुंचेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी महसूस होता है और लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाने के लिए यानी एन डैश की वैल्यू ज्यादा पाने के लिए एन से, एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा पाने के लिए क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू को यहां पर घटाना होगा, ये कम होगा, डिवाइड करने पर तभी ये ज्यादा आएगा। तो इस वाले केस में माइनस यूज होगा, और इस वाले केस में लोएस्ट अपारेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये इधर जा रहा है, तो इसलिए यहां पर हमें इस वाली वैल्यू को ज्यादा रखना होगा ताकि डिवाइड करने पर रिजल्ट कम आए, यानी कि यहां पर प्लस लेना होगा, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम पॉइंट जो ऊपर वाला है उसके लिए माइनस और नीचे वाला जो है उसके लिए प्लस। इसके लिए जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो मैक्सिमम होगी, और यहां जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो मिनिमम होगी, जो कि इस सवाल में भी कर रहे थे। तो यहां वाली अपारेंट फ्रीक्वेंसी माइनस यूज करके सॉल्व करेंगे, यहां वाली अपारेंट फ्रीक्वेंसी प्लस लिख करके सॉल्व करेंगे, और दोनों का रेंज हमको यहां पर से ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद के जो दो और केस हैं उन केसेस को भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला हमने यहां पर लिखा हुआ है, बस वैल्यू रखनी है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये एन डैश इज इक्वल टू, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज है, तो 440 हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड कितना यूज करना है, स्पीड ऑफ साउंड 330 यूज करना है, 330, और अपान में वी यहां पर भी हो जाएगा 330, और मैक्सिमम अपारेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यहां माइनस लिखेंगे, और वी एस कॉस थीटा। देखिए इस सवाल में थीटा कहीं दिया नहीं है, और एक बात बोला है कि जो आदमी है वो बहुत दूर है, फार अवे। फार अवे का मतलब क्या कि ये आदमी इस सर्किल से जितना ज्यादा दूर होता जाएगा, इस थीटा की हॉरिजॉन्टल के साथ और इस आदमी के साथ जो एंगल बन रही है वो वैल्यू भी कम होती जाएगी, और थीटा की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी यानी जीरो को टेंड करेगी, वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू 1 को टेंड करेगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसलिए यहां पर ये वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पर सिर्फ 1 आ जाएगा, और यहां वी एस वाली वैल्यू लिख देंगे, और वी एस क्योंकि ये जनरल फार्मूला है, आप ये याद नहीं कर सकते ना कि वी अपान वी माइनस वी एस से ही आंसर आ रहा है, वो एक केस बना यहां पर कि थीटा बहुत कम था तब हम लिख रहे हैं। बाकी अगर ये थीटा कंसिडरेबल है 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कोई केस बन रहा है तो हमें लिखना भी पड़ेगा, इसलिए रोटेटिंग वाले केस में ये जनरल फार्मूला है। बाकी यहां पर इस सवाल में फिलहाल ऐसा हो रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, और वी एस की वैल्यू, सोर्स की स्पीड तो हमें पता नहीं है, सोर्स की हमें एंगुलर स्पीड पता है और इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस पता है, तो ये वी एस इक्वल टू आर ओमेगा वाला फार्मूला होता है ना, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो वी एस इक्वल टू आर ओमेगा से आर की वैल्यू 1.5, ओमेगा की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 30 रख देंगे, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 484, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 484 हर्ट्ज, ये हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम अपारेंट फ्रीक्वेंसी। अब केस नंबर 2 देखिए, यहां की मिनिमम अपारेंट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये मिनिमम के लिए लिखेंगे यहां पर 440, और यहां पर आपका हो गया 330, और अपान में यहां पर 330 और माइनस नहीं बल्कि यहां प्लस करेंगे, और 30 और कॉस थीटा यहां भी 1 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दूर है तो यहां पर भी एंगल कम ही बनेगा, ऐसे और ऐसे वाला जो एंगल बनेगा कम ही बनेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 403.3 हर्ट्ज के आसपास, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अपारेंट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम अपारेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, और यही रेंज आपको बताना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां 403 दिया हुआ है, लगभग वही है, ठीक है ना, दूसरा कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो ये तो तरीका हो गया सर, अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड जो है वो रोटेट कर रहा है उस केस में ये फार्मूला है, और कब माइनस कब प्लस यूज करना ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, हम एक दो और केस यहां पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा हो और सोर्स ऑफ साउंड यहां पर कहीं पर रुका हुआ हो, ऐसे केस में क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसका केस अगला बताते हैं आपको। ये वाला केस हो गया था, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो ऐसे में क्या होगा। सपोज ये आपका ऑब्जर्वर है यहां पर, और यहां पर मिनिमम मैक्सिमम वाली केस ये है, मिनिमम वाली केस ये है, और आपका सोर्स ऑफ साउंड यहां पर है, ठीक है। और सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपका रेस्ट में है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं वीएस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऑब्जर्वर अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, यानी वीओ का डायरेक्शन ये है, यहां पर वीओ का डायरेक्शन ये, ठीक है। और हमने आपसे कहा कि आपको वेलोसिटी का वो हिस्सा लिखना है जो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के जस्ट आमने सामने इंपैक्ट डालता हो, तो यानी इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिखना होगा जो कि इस डायरेक्शन में है, यानी आपको लिखना होगा वी ओ कॉस थीटा, वी ओ कॉस थीटा। तो यहां पर आप देखिए इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू एन, और ब्रैकेट में आप लिखते हैं वी, उसके बाद प्लस माइनस ओ, तो प्लस माइनस तो अभी डिसाइड कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे ओ और क्या कॉस थीटा, यानी वी ओ कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। और अपान में हम लिखते हैं वी प्लस माइनस वी एस, और वी एस 0 है तो प्लस माइनस वी एस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो ये आपका जनरल फार्मूला है। अब आप देख लीजिए अगर आप यहां प्लस यूज करेंगे तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये ज्यादा हुई तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट एन डैश यहां मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, इस एन से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये जो एन डैश है वो भी क्या हो जाएगा, एन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये एन डैश एन से ज्यादा कब होगा, इसी केस में तो होगा जब मैक्सिमम साउंड इस आदमी को सुनाई देगा, इस साउंड का मैक्सिमम हिस्सा इसको सुनाई देगा, या आमने सामने जो सबसे ज्यादा साउंड यहां से मतलब कनेक्ट करेगा, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी यहां पर मैक्सिमम मिलती है, यहां पर मिनिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एन डैश को एन से ज्यादा रखने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को प्लस रखना होगा, और यहां पर मिनिमम के लिए यहां पर ऊपर वाली वैल्यू को माइनस रखना होगा, ताकि डिवाइड करने पर ये कम आ जाए। तो मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी पाने के लिए यहां पर प्लस, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पाने के लिए यहां पर माइनस। ये आपका केस नंबर 3 हो गया। बाकी अब ये तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना बन रहा है। अगर ये एंगल बहुत कम है तो इसको हम कॉस 0 मान लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये कंसिडरेबल है तो इसकी वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो ये हो गया हमारा जब ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा हो उसके लिए। तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के रोटेशन का केस आप नोट कर लीजिए, ये जनरल फार्मूला आपको पता है। अब एक और तरीके का केस आप समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक और केस देख लीजिए कि सपोज आपका एक केस ये है कि आपका ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर पर है और सोर्स जो है वो रोटेट कर रहा है, और एक केस ये है आपका जब आपका सोर्स यहां सेंटर पर है और ऑब्जर्वर आपका यहां पर, ठीक है ना। इन दोनों ही केस में अगर हम फार्मूला लिखें तो देखिए क्या होगा। इन दोनों ही केस में अगर हम जैसे इस वाले केस की बात कर लें तो यहां पर हमारा ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स रोटेट कर रहा है, तो फार्मूला वही है, तरीका तो वही है कि एन डैश इज इक्वल टू एन, और एन डैश इक्वल टू एन, और ये ब्रैकेट में वी और अपान में वी प्लस माइनस जो भी आएगा वी एस कॉस थीटा। ये वही वाला केस हो गया, ऑब्जर्वर जब रोटेट करता है, सोर्स जब रोटेट करता है तो। और यहां पर देखिए v मतलब इस ऑब्जर्वर और इस सोर्स की वेलोसिटी के बीच का इस टाइम जो एंगल है वो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन और इसकी वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं इस वेलोसिटी का अगर हम ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे, अगर ये वी एस है तो इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा जिसको हम वी एस कॉस थीटा बोल रहे थे, तो यहां पर कॉस 90 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट हो गया 0। बचा क्या, एन वी अपान में वी, और वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एन डैश इज इक्वल टू क्या, एन। यानी अगर आपका ऑब्जर्वर सेंटर पर है और सोर्स रोटेट कर रहा है तो ऐसे केस में अपारेंट और रियल फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। इसका मतलब यहां पर कोई भी डॉपलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव मोशन हो रहा है लेकिन डॉपलर इफेक्ट नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच में, लेकिन डॉपलर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सेम चीज यहां पर भी है, ये फार्मूला आपने अभी भी लिखा इस वाले केस का कि जब आपका ऑब्जर्वर रोटेट करता है तो एन डैश इक्वल टू एन, और ब्रैकेट में ये फार्मूला आया था क्या, वी प्लस माइनस वी ओ कॉस थीटा, यही आया था, और अपान में था वी। अब अगर आप देखें यहां पर कि ये जो ऑब्जर्वर है ऐसे से या ऐसे से जैसे भी घूम रहा होगा, तो ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई और ये आपका सोर्स हो गया। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का वो हिस्सा जो सोर्स के डायरेक्शन में आएगा, यानी जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका वी ओ कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, ये हो गया 0, तो वी अपान वी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से मिलेगा एन डैश इक्वल टू क्या, एन। यानी यहां पर भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं हो रहा है।
तो रिलेटिव मोशन होने पर डॉपलर इफेक्ट होता है, ये बात तो है, बट यहाँ इस केस में वो डॉपलर इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आता है और यहाँ पर n डैश इक्वल टू n हो जाता है। ठीक, तो ये जनरल केस आप याद रखें। इसके अलावा आपका ऑब्जर्वर रोटेट करता है तो क्या फार्मूला होता है, और सोर्स रोटेट करता है तो क्या फार्मूला होता है, और उस फार्मूले के ये एक एक स्पेशल केस हो गए जिसमें डॉपलर इफेक्ट जो है काम नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए, अब ये सवाल भी आपका हो गया था, सवाल हमने शायद सॉल्व कर दिया था। अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि टू ट्रेन मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड। दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और सेम स्पीड से आ रहे हैं, ये बात भी आपको देखना है, यानी ये v स्पीड से ये v स्पीड से, दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की स्पीड, यानी कि ठीक है, साउंड की स्पीड को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो यह है 340 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ टोन ऑफ विजल ऑफ वन ऑफ देम heard on the other change 9/8 times, then the speed of each train should be। सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इसके अंदर कोई बैठा होगा, इसके अंदर कोई बैठा होगा, करें इन दोनों में से कोई भी एक जब दूसरे वाले ट्रेन की आवाज को सुनता है तो उसको जो फ्रीक्वेंसी महसूस होती है वो रियल फ्रीक्वेंसी का 9/8 टाइम्स होता है, 9/8 गुना फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है रियल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना। अब देखिए, दोनों ट्रेनों में से आपको किसी एक को सोर्स मानना होगा और किसी एक को ऑब्जर्वर मानना होगा। आप किसी को भी सोर्स मानिएगा और किसी को भी ऑब्जर्वर मानिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सपोज हमने मान लिया ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है और ये क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की स्पीड सेम है तो हम VO इक्वल टू VS यहां पर यूज करने वाले, है ना। सेम स्पीड से दोनों ट्रेनें चल रही हैं, सेम स्पीड से, तो VO इक्वल टू VS। इसको हमने ऑब्जर्वर बना दिया, इसको हमने सोर्स बना दिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करते हैं तो हमारे पास यही फार्मूला है, वो उसी जनरल फार्मूले में से n डैश इक्वल टू n, दोनों यहां माइनस वाला केस यूज करते हैं, v माइनस VO और अपान में v माइनस VS। और ये फार्मूला यूज करते हुए एक स्पेशल चीज आपको जरूर याद रखनी है, और वो क्या है कि जो साउंड का डायरेक्शन हम ले रहे हैं, साउंड की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो हमेशा किधर होता है, वो होता है सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर। मतलब ये जो आप देख रहे हैं v ना, इस v का डायरेक्शन किधर लिया गया है, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर ये लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्लस में लिखा गया। ठीक, अगर इस केस में, और ये VO और VS ये दोनों के दोनों मतलब ये सोर्स से ऑब्जर्वर यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, अगर आपका VO और VS, यही VO का डायरेक्शन है, यही VS का डायरेक्शन है, यानी अगर आपका ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों साउंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब इसमें से कोई भी अगर साउंड के डायरेक्शन से अपोजिट जाने लगेगा तो उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, और अगर हम फिर से माइनस लगा देंगे तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब साउंड के डायरेक्शन में ही सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों चल रहे होते हैं तो ये अपारेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। और साउंड का डायरेक्शन किधर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा इस बात को भी कि साउंड का जो डायरेक्शन है वो सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर लिया जाता है। अब इस सवाल पर आ जाइए, आप इस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है। तो साउंड की जो V की अगर बात करें तो V का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर, यानी ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ V, साउंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन। और हमने कहा कि ये ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों V के डायरेक्शन में होते हैं तब ये फार्मूला होता है, और जो भी इस V से उल्टा होगा उसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब देखिए इस V के डायरेक्शन में आपका सोर्स जाता हुआ दिख रहा है, मतलब सोर्स वाले फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन ऑब्जर्वर की बात करें तो ये V के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, और ये फार्मूला तब यूज होता है जब V और VS दोनों V के डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहां सिर्फ हमारा VS V के डायरेक्शन में जा रहा है और VO जो है वो इसके अपोजिट हो गया, इसका मतलब हम VO की बजाय माइनस VO यूज करेंगे इस फार्मूले में। तो n डैश इक्वल टू हो जाएगा n, और ब्रैकेट में आएगा V, और VO की जगह पर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और अपान में हो जाएगा V प्लस में VS। बस इतना ही था। और आप देखिए n डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 9/8 इंटू n, रियल फ्रीक्वेंसी का 9/8 गुना इज इक्वल टू n, और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ये क्वेश्चन में दिया हुआ 340। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, अभी 340 रहेगा यहाँ पर रखा जाएगा, और प्लस में VO और VS दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। एक सेकेंड, ये माइनस था ना, ये तो माइनस था, ये तो
माइनस था। तो VO और VS दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को हम कोई एक ही सिंबल दे दे रहे हैं, तो VO बोल दे रहे हैं इसको और VO बोल दे रहे हैं इसको। सॉल्व कर लीजिए आप इससे, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9V माइनस 9VO इज इक्वल टू 8V और प्लस में 8VO। ठीक है, अब देखिए ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9V माइनस 8V यानी कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 8 17V0, 17V0 हो जाएगा। और V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 17V0 या VO, तो VO इक्वल टू इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जर्वर वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो सोर्स वाली ट्रेन है उसकी भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि जो V का डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो हमेशा लेना है आपको सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर, फिक्स है V का डायरेक्शन। और अगर आपका ऑब्जर्वर और सोर्स भी साउंड के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब ये फार्मूला यूज करता है। अब अगर उस ऑब्जर्वर और सोर्स में से कोई भी एक अगर साउंड की डायरेक्शन से उल्टा हुआ तो उसकी वैल्यू को हम माइनस के साथ लिख देंगे, तो माइनस एक बार और कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका फार्मूला यही निकल के आएगा। आप चाहे इसको ऑब्जर्वर मानिए, इसको सोर्स मानिए, चाहे इसको सोर्स मानिए और इसको ऑब्जर्वर मानिए, और सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके एक बार ट्राई करिएगा उल्टा मान करके, आप देखिएगा आंसर सेम ही निकल के आएगा। ठीक है ना, हम उसको नहीं कर रहे हैं, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि एक स्टेशनरी सोर्स को, एक रुके हुए सोर्स को क्रॉस करता है 166 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। करें देन द डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। यानी एक सोर्स है, ये है सोर्स ऑफ साउंड, और इसको कौन क्रॉस करता है, एक ऑब्जर्वर, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में है, तो यानी VS इक्वल टू 0। यहां एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब ऐसे आएगा फिर ऐसे निकल जाएगा। तो जब ऐसे आ रहा होगा, ऐसे इस सोर्स के नजदीक आ रहा होगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होगी, ऐसे दूर जा रहा होगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी की यहां भी कुछ वैल्यू होगी। ये वाली अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी क्योंकि नजदीक आ रहा है, और ये वाली अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगी क्योंकि दूर जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा, मतलब ये वाले अपारेंट फ्रीक्वेंसी और ये वाले अपारेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस या कमी महसूस करना, यानी हमें n डैश माइनस n डबल डैश की वैल्यू पता। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप पहले n डैश निकाल लीजिए। n डैश इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा n और ब्रैकेट में ये v और प्लस माइनस VO, ये VO की स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 166 मीटर पर सेकेंड, ये फार्मूला है, वैल्यू है। तो v प्लस माइनस, अब यहां पर देखिए नजदीक आ रहा है, नजदीक आने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई तभी महसूस होगी जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू कम, तभी डिवाइड करने पर n डैश की वैल्यू n से ज्यादा मिलेगी, तो यानी यहां पर प्लस लिखना होगा, प्लस में VO और अपान में क्या हो जाएगा V, क्योंकि VS की वैल्यू तो 0 है, बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो n डैश इक्वल टू n की वैल्यू 10 दिया हुआ है सवाल में, V की वैल्यू इन्होंने वैसे तो कुछ कहा नहीं है, तो ठीक है हम 332 यूज कर लेते हैं, प्लस VO ऑब्जर्वर की स्पीड 166 और अपान में V की वैल्यू कितनी 332। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 और 6 2 8 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और अपान में 3 3 2 हो जाएगा, और इसको हम 2 से डिवाइड करें ये 5 हो जाएगा, 2 1 2 6 और 2 6। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 166 है, और ये 166 का ये देखिए 3 गुना है, सीधा सीधा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 करेंगे 15 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी यहां पर अपारेंट फ्रीक्वेंसी हो गई 15 हर्ट्ज। और जब ये दूर जा रहा होगा तब अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ऐसे केस में फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, फार्मूला हो जाएगा n डैश इक्वल टू n डबल डैश है, n डबल डैश इक्वल टू n और v। अब यहां पर देखिए n डैश की वैल्यू n से कम हो, n डैश की वैल्यू n से कम हो, इसके लिए ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू कम होने का मतलब v माइनस करना होगा VO और अपान में v रहेगा, वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा ये 332 और माइनस में ये कितना 166 और अपान में कितना 166। ठीक है, अब यहां पर ये हो जाएगा 10 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 166 है ना, 160, सॉरी यहां पर ये 166 क्यों लिखा है, v की वैल्यू रखनी है ना 332, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 166 और अपान में 332
और इससे इसको डिवाइड करेंगे 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे 5, यानी कि 5 हर्ट्ज। यानी कि जिस टाइम आपका ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक आ रहा था उस टाइम फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी जो कि 10 हर्ट्ज थी उससे ज्यादा महसूस हो रही थी 15 हर्ट्ज, और जब ये दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम महसूस हो रही थी 5 हर्ट्ज। तो कितनी कमी महसूस हुई इस आदमी को ऐसे जाते हुए, इसको क्रॉस करते हुए कितनी कमी महसूस हुई? 15 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये समझना होगा कि माइनस कब यूज होगा, प्लस कब यूज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती कब है, फ्रीक्वेंसी घटती कब है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको घटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, एन डैश इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ अपान वी प्लस माइनस वी एस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी के ऊपर आते हैं, और आपको अगर ये सेलेक्ट करना आता है उसका टाइप तो आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। और अगर आप इसको याद कर रहे हैं हर एक केस के लिए तो फिर बहुत मुश्किल चीज है और आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपारेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ व्हीसल ऑफ एन इंजन चेंजेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब वही बात है कि कुछ वैसा ही सिचुएशन है। एज द इंजन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी इस बार ऑब्जर्वर आपका रुका हुआ है, ऑब्जर्वर आपका रुका हुआ है और कोई ऐसे इंजन आ रही है और ऐसे ऐसे करते हुए वो आगे निकल जा रही है। तो ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, पहली बार यहां पर एन डैश बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी, जब ये दूर जा रहा होगा सोर्स तो घटती हुई फ्रीक्वेंसी एन डबल डैश। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो सवाल में दिया हुआ है कि एन डैश और अपान में एन डबल डैश इज इक्वल टू 3/2k। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द इंजन, इस इंजन की वेलोसिटी क्या थी, इंजन की वेलोसिटी, इंजन क्या है, ये सोर्स का काम कर रहा है, तो वी एस की वैल्यू आपको बतानी, वी एस की वैल्यू बतानी, और वी ओ की वैल्यू 0 है। और v की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, तो v की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है इस बार 330 यूज करना है, 332 नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो जब ये नजदीक आ रहे थे उस केस में हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, एन डैश इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी ओ, प्लस माइनस वी ओ में ये 0 ही है तो इसको छोड़ देते हैं, और अपान में आएगा v प्लस माइनस में वी एस, और वी एस यहां पर लिखेंगे, और ये नजदीक आ रहा है तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी महसूस होगी, यानी एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा चाहिए, एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा तभी मिलेगा, यानी ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से अगर इसको हम इधर लाके डिवाइड कर दें, आप देखिए अगर हम यहाँ लिख दें एन डैश अपान में एन, तो हमें एन डैश एन से ज्यादा चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा वी की वैल्यू भी इस अपान वाली वैल्यू से ज्यादा हो। ज्यादा होने का मतलब ये वाला कम हो, यानी कि यहाँ पर माइनस चाहिए, है ना, ये इस वाले केस में, और दूसरे वाले केस में बस प्लस कर देना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एन डैश, और ठीक है एन डैश ऐसे लिख दीजिए, एन डैश इक्वल टू एन, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू 330 और अपान में यहाँ से आ जाएगा 330, और माइनस में वी एस हमें पता करना है, एक्चुअल में हमें पता है नहीं। ठीक है ना, और केस नंबर 2 के लिए फार्मूला यूज कर लीजिए, एन डबल डैश इक्वल टू एन, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ही 330 और अपान में आ जाएगा 330 और प्लस में वी एस। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा n डैश अपान n डबल डैश, जिसकी वैल्यू 3/2 रखेंगे, तो 3/2 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा 330 प्लस में वी एस, और अपान में आएगा 330 और माइनस में वी एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 330 इंटू 3 माइनस में 3vs इज इक्वल टू यहाँ पर 330 इंटू में 2 और प्लस में 2 इंटू में vs। हमें vs की वैल्यू चाहिए, तो vs की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, इसको आप इधर ले जाइए और इसको आप इधर ले आइए, तो 330 3 टाइम्स 330 2 टाइम्स, तो एक टाइम बचेगा, यानी सिर्फ बचेगा 330 इज इक्वल टू ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा 5vs, यानी vs इक्वल टू हो जाएगा 330 अपान 5, डिवाइड कर दीजिए 5 छके 30 5 छके 30 66 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सोर्स की स्पीड कितनी है, 66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो केस वही है, बस इस बार उल्टा कर दिया इन्होंने, इस बार ऑब्जर्वर को रेस्ट में कर दिया, सोर्स को मूव करा रहे हैं, और उस बार सोर्स हमारा रेस्ट में था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है, उसमें यहाँ पर वी ओ को प्लस माइनस करना था, इस बार वी एस को प्लस माइनस करना था। यहाँ पर अभी भी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि डिस्टेंस घट रही है, यहाँ अभी भी घटती हुई फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही, तो अप्रोच हमारा वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस 3 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। ट्यूनिंग फोर्क ए ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज गिव्स 6 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी। मतलब एक ट्यूनिंग फोर्क ए है और एक ट्यूनिंग फोर्क बी है,
दोनों को साथ में बजाते हैं तो जो कितने बीट हमें बनते हुए सुनाई देते हैं, कितने विस्पंद सुनाई देते हैं, तो कह रहे हैं 6 बीट्स का जो है 6 बीट्स सुनाई देते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ 384 हर्ट्ज, 384 हर्ट्ज। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें कि इस बी के ऊपर कुछ मोम लगा दिया गया, वैक्स लगा दिया गया, और वैक्स लगाने के बाद अब जो बीट्स सुनाई देते हैं वो कितने सुनाई देते हैं, 4। अब वो कितने सुनाई देते हैं, 4। बीट्स का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बीट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो अगर आपका ए का फ्रीक्वेंसी था 384 और बी के साथ आपको 6 बीट दे रहा है, 6 बीट्स आपको दे रहा है, इसका मतलब बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से 6 यूनिट ज्यादा या 6 यूनिट कम, ओवरऑल 6 का डिफरेंस होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे 6 यूनिट ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट ज्यादा करेंगे तो 390 आ जाएगा, 6 यूनिट कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 378 हर्ट्ज। यानी बी की फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, बट कंफर्म अभी नहीं हुआ है क्योंकि डिफरेंस किसी का भी इसमें से लेंगे तो 6 का ही आएगा। अब कह रहे हैं कि बी में जब वैक्स लगा दिया गया, इसमें जब मोम लगा दिया गया, तो मोम लगाने के बाद होता क्या है कि वाइब्रेशन घट जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और फ्रीक्वेंसी अगर बी की घटी है, बी की फ्रीक्वेंसी घटने के बाद अब ए के साथ कितने बीट मिल रहे हैं, 4। अब देखिए ए की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है, ये चेंज मतलब जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा क्योंकि हमने बी के अंदर मोम लगाया, इसके ऊपर वैक्स लगाया हुआ है। अब अगर ये 384 है और इसके साथ 4 का डिफरेंस दे रहा है, तो आप बताइए 384 है और 4 का डिफरेंस दे रहा है, तो इसका क्या मतलब कि इसका मतलब ये कि अभी इस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी घटने के बाद बी की फ्रीक्वेंसी के ज्यादा नजदीक आ गई है, इसीलिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस रह गया। ध्यान समझिए बात को कि बी की फ्रीक्वेंसी चलो कुछ भी रही होगी, 300 आपने इसको माना 384, बी की फ्रीक्वेंसी हो सकता है 390 हो, बी की फ्रीक्वेंसी हो सकता है 378 हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हम बी की फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो घटाने के बाद ए की फ्रीक्वेंसी के बीच का गैपिंग अब कम हो गया। पहले कितने का गैपिंग था, पहले यहां पर 6 की गैपिंग थी, इसको घटाने के बाद अब गैपिंग 4 की है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये घटाने के बाद तो गैपिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें 6 का डिफरेंस, अगर इसको और कम कर देंगे ये गैपिंग तो और ज्यादा होगी, 6 से ज्यादा। नंबर ऑफ बीट्स अगर 6 से ज्यादा होते तब तो हम ये वाला केस लेते। इसका मतलब ये वाला केस सही होगा कि 390 इसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी और जब हम इसमें वैक्स लगाए होंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घट गई होगी और थोड़ी सी घटने के बाद अब 390 जो है वो 384 के नजदीक जा रहा है। और कितना नजदीक गया है, पहले 6 का डिफरेंस था, अभी 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया होगा वैक्स लगाने के बाद 388। अब देखिए इसके बीच में 4 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से इसको एनालाइज करिए कि घटाने के बाद गैपिंग बढ़ रही है कि घट रही है ना। ये मोम लगाने के बाद उनके बीच की गैपिंग, फ्रीक्वेंसीज का जो गैपिंग है या नंबर ऑफ बीट्स है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। या तो जैसे ही आपने इसके बेसिस पर ये डिसाइड किया कि ये और ये दोनों हैं, तो आप इसके बाद अब आप ऑप्शन पे भी जा सकते हैं कि ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन लें जो इस दोनों ही कंडीशन में सही साबित हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी शुरुआत में 390 ये था और ए वाली वैल्यू 384 रही होगी, दोनों का डिफरेंस 6 का है तो 6 बीट सुनाई दे रहे थे। बाद में इसमें वैक्स लगाया गया होगा, 390 और घटा होगा, और 390 घटने के बाद देखिए 384 के नजदीक आया होगा, यानी 388 हुआ होगा, और उस बेसिस पर इसके बीच की गैपिंग 4 हो गई। इसी तरह से आप यही चीज आप अगर किसी और के ऊपर अप्लाई करते तो ये कभी भी सेट नहीं आएगा, सेट नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कोई नहीं करेगा इसके अलावा। तो इससे भी आप देख सकते हैं, बाकी आप इससे भी देख सकते हैं, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। बस इतना आप देखें कि बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है। चलिए एक सवाल यहां पर है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अ वेव हैज एसएचएम हुज पीरियड इज 4 सेकेंड व्हाइल अनदर वेव विच आल्सो पॉजेज एसएचएम हैज इट्स पीरियड 3 सेकेंड। मतलब दो वेव हैं और दोनों की टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक 3 है और एक में 4 है। इफ बोथ आर कंबाइंड, यानी दोनों वेव सुपर इंपोज कर रही हैं, देन द रिजल्टेंट वेव विल हैव द पीरियड इक्वल टू। दोनों वेव के सुपर पोजिशन के बाद जो वेव बनेगी उसका टाइम पीरियड बताना है। अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है और टाइम पीरियड में गैपिंग बहुत कम है। तो टाइम पीरियड में अगर गैपिंग कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में भी गैपिंग कम है, और फ्रीक्वेंसी में अगर गैपिंग कम है तो ये दोनों आपस में सुपर इंपोज करेंगी। सुपर इंपोज करने के बाद बीट्स बनेंगी, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स या बीट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ बीट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। नंबर ऑफ बीट्स का मतलब ये हो गया कि दोनों के ओवरलैपिंग के बाद की फ्रीक्वेंसी, है ना, दोनों की ओवरलैपिंग के बाद की फ्रीक्वेंसी।
और आप देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपान टाइम पीरियड, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपान टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा एक का है 1 अपान कितना 4 और एक है 1 अपान 3, दोनों का डिफरेंस करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालते हुए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 अपान में 12, यानी कि बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1 अपान 12, मतलब दोनों के सुपर पोजिशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1 अपान 12 है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का उल्टा यानी कि 12। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और इसका आंसर आ गया 12, सेकेंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग विथ सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड, यानी बीट्स फ्रीक्वेंसी 5 है। द बीट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विल बी। ठीक है, सोनोमीटर आप जानते होंगे कि ये जो आपका साउंड बॉक्स होता है और उसमें इस तरह से ऑब्स्टिकल लगाते हैं, स्ट्रिंग होता है, बॉक्स के अंदर होल रहता है, सारी चीजें होती हैं और इसको वाइब्रेट कराते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं, साथ में एक यहाँ पर हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क होता है, तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब दोनों की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तो रेजोनेंस की फिनोमेना होती है, और रेजोनेंस की फिनोमेना होने पर साउंड बहुत तेजी से सुनाई देता है। तो जब रेजोनेंस की फिनोमेना हो जाती है उस टाइम हम ये कहते हैं कि इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो वेरिएबल है, इसको तो हम चेंज कर रहे हैं, इसको तो हम नहीं वेरी कर रहे हैं, इसकी जो भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी, इसको तो हम वेरी कर रहे हैं। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितनी इस टाइम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी है, और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे हम इसके नंबर ऑफ लूप वगैरह के बेसिस पर, क्योंकि खींचे हुए तार की फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू पी अपान में 2l और अंडर रूट टी अपान एम, यानी यही फ्रीक्वेंसी इस टाइम इस ट्यूनिंग फोर्क की है ना। रेजोनेंस अगर हो गया और रेजोनेंस के टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी का अगर ये फार्मूला है, तो इसका मतलब यही इसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि ये पूछ भी रहे। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में इस खींचे हुए तार या स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और इस फ्रीक्वेंसी में आप देखिए, ये फार्मूले में आपको साफ साफ पता चला है फ्रीक्वेंसी 3 फैक्टर के ऊपर टी, एम और एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस सवाल में 2 अलग अलग कंडीशन में बात की गई है, लेकिन वायर यही था। अगर वायर वही था तो इसका मतलब उसका टेंशन भी वही रहा होगा। इन्होंने जैसा कि कहा कि टेंशन मतलब टेंशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो टी और एम की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट है और एल की वैल्यू ये बदल रहे हैं, और एल की वैल्यू पहले इन्होंने लेंथ ली है कितनी 20 सेंटीमीटर और बाद में इन्होंने लेंथ कर दिया कितना 21 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के हिसाब से तो बदलता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ के हिसाब से बदलता है, लेकिन यहां पर क्या करें, यहां पर करें बीट्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और बीट्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी और बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब 2 फ्रीक्वेंसीज की उसके बीच की गैपिंग या डिफरेंस। तो यहां पर कह रहे हैं कि बीट्स फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। तो आप देखिए जरा, शुरुआत में अगर हम ये मान लें कि हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है और इसके साथ अगर कितना बीट बना रहा है, ये कितने बीट्स दे रहे थे ये लोग, शुरुआत में 5 बीट्स दे रहे थे, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी ये फ्रीक्वेंसी होगी f+5 हो सकती है और f-5 हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक अगर है तो 5 बीट आपको मिलेगा। अगर ये वाला पेयर है तभी 5 बीट है, ये वाला पेयर है तभी 5 बीट है। अभी हमें पता नहीं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, अभी शुरुआत में ये है, बाद में करें कि लेंथ को बढ़ा दिया गया। अब बताइए जब इस आप वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि लेंथ को बढ़ाने के बाद फ्रीक्वेंसी तो घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो घट जाएगी इस वायर की, लेकिन कह रहे हैं कि अभी भी जो ये विस्पंद फ्रीक्वेंसी है, विस्पंद यानी बीट्स फ्रीक्वेंसी है, वो नहीं बदली, मतलब अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी का गैपिंग 5 का ही है। तो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बदल गई होगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अभी तक नहीं बदला है। तो इस फार्मूले से आप ये कह सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू 1/L, इसका मतलब कि n इंटू एल इज इक्वल टू होगा क्या, कांस्टेंट के। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की बदल गई होगी लेकिन बीट्स फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है। आप यहां से देखिए, अगर हम 2 अलग अलग केसेस में बात करें, n1/n2 अगर करें तो ये उल्टा रिलेशन हो जाएगा L2 में क्या L1। अब आप बताइए कि जो n1 की वैल्यू होगी और जो n2 की वैल्यू होगी वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। अगर आपने यहां पर शुरुआत में जब लेंथ लिया था 20 सेंटीमीटर और बाद में आपने लेंथ लिया हुआ है 21 सेंटीमीटर,
तो जब आपने लेंथ लिया होगा 20 सेंटीमीटर यानी लेंथ कम था, तो लेंथ कम होने पर फ्रीक्वेंसी जो रही होगी वो ज्यादा रही होगी, और जब आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो यानी कि 20 सेंटीमीटर के केस में इस वायर की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी, और 21 के केस में फ्रीक्वेंसी घट के हो गई होगी f-5। अब आप जरा सोचिए कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी अगर उससे 5 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तब भी तो 5 बीट का डिफरेंस है, 5 बीट मिलेगा। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपने लेंथ बढ़ा दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए घट गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी थी f+5, लेकिन जब आपने लेंथ को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी इसके साथ गैपिंग कितने का है, 5 का है। बस इसमें क्या था कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी इस टाइम थी वो इसकी फ्रीक्वेंसी से 5 ज्यादा थी, 5 का गैपिंग था। अभी क्या है, लेंथ बढ़ाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी घटी है, लेकिन ऐसी घटी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी से 5 कम है, तो अभी भी 5 का डिफरेंस है, अभी भी 5 का डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी लेकिन बीट्स फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, यानी 5 का ही डिफरेंस होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी होगी, कम लेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा लेंथ कम फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको डिसाइड करना था, और डिसाइड करने के बाद अब आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए f+5 और अपान में n2 मतलब ये दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी f-5 इज इक्वल टू L2 मतलब दूसरी वाली लेंथ, और अपान में L1 यानी कि पहली वाली लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20f + 100 इज इक्वल टू 21f - 105। ठीक है, अब इसको आप 20f को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए तो आपको मिलेगा f इक्वल टू कितना, 205। इसका मतलब कि ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 205। और इस केस में आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये पहले केस में ये हो जाएगा 210, दूसरे केस में कितना हो जाएगा 200। तो आप देख लीजिए ये एकदम एग्जैक्ट आ गया, यानी कि पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी 205, और जब इसकी लेंथ रही होगी 20 सेंटीमीटर उस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी थी 210। तो कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो यानी 5 बीट मिलेंगे। फिर आपने इसका लेंथ बढ़ा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 210 से घट के कितनी हो गई, 200 हो गई, और अभी कितने की गैपिंग है, 5 की गैपिंग है, तो अभी कितना बीट मिलेगा, 5 बीट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जिसमें n1 और n2 डिसाइड करना जरूरी होता है, अगर आप n1 और n2 उल्टा डिसाइड कर लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, और गलत आंसर भी किसी ना किसी से मैच कर जाएगा और आपको लगेगा कि वो सही। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है कि लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ बदला गया है तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी, हाँ ये अलग बात है कि अभी भी इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ गैपिंग उसका उतने का ही, डिफरेंस उतने का ही। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको आपका होमवर्क बता देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड प्रोपागेशन कांस्टेंट के ऑफ अ वेव आर related by omega square equal to c square k square plus omega naught square where c and omega naught are constant, then the product of group velocity vg and phase velocity v is given by। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। देखिए ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी के इज इक्वल टू डी ई अपान में डी पी। और अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें तो फेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा अपान में के, या फिर आप कह सकते हैं ई अपान में पी। यहां पर ओमेगा का मतलब है 2 पाई एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर 2 पाई बाई टी, और जो के है वो है प्रोपागेशन कांस्टेंट यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। और ई का मतलब यहां पर एनर्जी है, ई इक्वल टू एच न्यू, और पी का मतलब है यहां पर मोमेंटम, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये सारी वैल्यूज भी आप याद कर सकते हैं साथ में, और ये दोनों फार्मूले हो गए। अब आपको बताना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है तो वीजी और वीपी जो होगा, वीपी को इन्होंने क्वेश्चन में वी बोल दिया है वीपी को, तो वीजी और वीपी आपको निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं कि अ ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विथ अ सोनोमीटर वायर ऑफ 5 बीट्स आर हर्ड इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, द बीट्स फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज्ड, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर इज। ठीक है ना, पहले ट्यूनिंग फोर्क को सोनोमीटर के साथ वाइब्रेट किया गया है और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 260, तो ऐसे में 5 बीट सुनाई दे रहे थे। और अगर कह रहे हैं कि वायर की का टेंशन या तनाव बढ़ा दिया जाए तो बीट की फ्रीक्वेंसी भी 5 से बढ़ के ज्यादा हो जाती है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर की कितनी थी ये आपको सॉल्व करना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये 2021 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है एट व्हाट स्पीड शुड अ सोर्स ऑफ साउंड मूव सो दैट ऑब्जर्वर फाइंड द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सोर्स आपका किस स्पीड से चले, आपका जो सोर्स है वो किस स्पीड से चले कि श्रोता को जो आभासी आवृत्ति सुनाई दे वो वास्तविक आवृत्ति से क्या हो, बिल्कुल आधी, बिल्कुल उसकी
आधी हो। चलिए तो अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक प्रकाश का स्रोत 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक प्रेक्षक इस स्थिर स्रोत की ओर अग्रसर है और इसके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रेक्षक का वेग है, ठीक है ना। इसके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है नहीं, बल्कि 4000 एंगस्ट्रॉम वो ऑब्जर्व करता है, वो प्रेक्षित करता है, ऑब्जर्व है ना। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये प्रेक्षित वाली वैल्यू है, ये प्रेक्षित है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम प्रेक्षित करता है, प्रेक्षित करता है, ऑब्जर्व करता है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जर्वर या प्रेक्षक की चाल क्या थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है E = 1/2 m0v² और मोमेंटम का एक्सप्रेशन है P = m0v। तो आपको बताना है कि तरंग समूह का कला वेग क्या है, मतलब फेज वेलोसिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी यानी कि Vp। आपको बताना है कि इसमें से Vp का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, SHM का इक्वेशन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों SHM से निकालना है बीट्स पर सेकेंड। तो आप क्या करिएगा, इसको आप SHM के इक्वेशन से इसको कंपेयर करिएगा, दोनों से फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर देंगे तो आपको बीट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 3 वेव एंड ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, और पिछले 2 यूनिट भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स। तो आज की इस क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, और उसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप जरूर दें, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।